शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। बोकारो पुलिस की बड़ी सफलता, हथियार और चोरी के ट्रैक्टर के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस की बड़ी सफलता, 377 फर्जी सिम के साथ साइबर अपराधी गिरफ्तार। धनबाद में जादूगर सिकंदर का शो 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगा आयोजन। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के सुरक्षा हटाए जाने पर विरोध, हजारीबाग में भुइयां समाज ने दिया धरना। बागमारा में अवैध कोयला खनन के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल, तेतुल मारी राजगंज मुख्य मार्ग को किया जाम। और अब खबरें विस्तार से। बोकारो पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक अंतर जिला अपराधी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक लोडेड रिवाल्वर और एक धारदार भुजाली और एक चोरी का ट्रैक्टर भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने वाहनों की जांच शुरू की, जिसमें एक संदिग्ध कार को रोका गया। कार सवार 2 लोग पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें घेर कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने लूट और चोरी की बात कबूल की। पुलिस ने उनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया और हजारीबाग से चोरी का ट्रैक्टर बरामद किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। पुलिस का मानना है कि इस गिरफ्तारी से आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा। जैसे कि आप जानते हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो है चोरी के विरुद्ध और इस तरह के कांडों के विरुद्ध हम कुछ जो है उसमें प्रिवेंटिव स्टेप ले पाएँ और क्राइम को प्रिवेंट कर पाएँ। तो उसी के रिगार्डिंग जो है हमें कुछ सूचना प्राप्त हो रही थी, तो हमने यहाँ पर जो है बोकारो, झरिया, दुधा और चंद्रपुरा एरिया में चेकिंग लगाने बोला हुआ था सभी थाना प्रभारी को। सभी अपने अपने एरिया में चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान कल शाम में लगभग 6:50 के आसपास एक सफ़ेद गाड़ी जो है मारुति सुजुकी टूरस, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर वेस्ट बंगाल 090454 है, ये न्यू पिपराडी बस्ती की ओर आते हुए दिखाई दी। उसको रोका और उसमें जब लोग थे उनसे पूछताछ वगैरह करी तो उन्होंने अचानक से घबरा के भागने का प्रयास किया। जब उनको दौड़ा के पकड़ा गया तो उन्होंने अपना नाम बताया, शंकर कुमार दास और मुकेश यादव। और जब उनका बॉडी सर्च किया गया तो उनके एक जो है इनमें से एक मुकेश यादव की बॉडी से जो है एक रिवॉल्वर जिसमें एक जो है जिंदा गोली भी थी वो बरामद हुई। और जो दूसरा व्यक्ति पकड़ा है शंकर कुमार दास, उसकी तलाशी लेने पर उसकी कमर में जो है एक काफ़ी बड़ा जो है भुजाली टाइप का जो है उन्होंने रखा हुआ था। और पूछने पर बताया कि ये जो है हम यूज़ करके हम लोगों को डरा के इससे लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। और ये लोग और कौन लोग हैं इनकी गैंग में शामिल, जब उसके बारे में पूछा तो इन्होंने और 4 लोगों का नाम लिया और ये भी बताया कि एक पहले जो यहाँ पर चोरी की घटना हुई थी उसमें जो है ये लोग शामिल थे। तो ये 4 लोगों को जो है उमेश दास, दिलीप कुमार महतो, छोटू विश्वकर्मा, राजेश करमाली, इन लोगों को जो है फिर छापामारी करके मदनपुर गांव से जो है इन्होंने चोरी 22/7 को एक चोरी हुई थी, वो घटना को अंजाम दिया था इन लोगों ने। तो इनको छापामारी करके इनको पकड़ा गया और इनकी निशानदेही पर वो जो ट्रैक्टर जो चोरी था उसको इन्होंने बताया कि हजारीबाग में आंगो थाना पड़ता है, वहाँ पर एक व्यक्ति जिनका नाम प्रमोद साहू है उसको बेचा है। वो कबाड़ी का काम करता है। तो इनकी निशानदेही पर वहाँ से वो ट्रैक्टर को रिकवर भी किया गया है और जो रिसीवर है उसको भी जो है इसमें अरेस्ट किया गया है। गौर फरमाने की बात यह है, इसमें कई जो है काफ़ी नामी और पुराने मतलब डिटेल्ड हिस्ट्री वाले मतलब इसमें क्रिमिनल्स हैं। जैसे कि खासकर राजेश करमाली, आप को याद होगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था तुरंत एक चतरा में किडनैपिंग हुई थी, उसमें भी ये शामिल था। तो ये इतनी जल्दी छूट गया और फिर एक्टिव हो गया, ये थोड़ा सा एक चिंताजनक विषय है। इस संबंध में जो है अभी हम लोग थोड़ा कुछ एक मैकेनिज़्म
हमने बात की है एसडीपीओ से भी और सभी थाना प्रभारी को डायरेक्ट करेंगे कि ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा हमारी निगरानी ज़्यादा रहे कि ऐसे छूट के आ रहा है फिर दोबारा क्राइम कर ले रहा है, तो कहीं ना कहीं लैप्स जो है हमारे एंड पर हो रहा है, ये हम अग्री करेंगे और मतलब ये चिंताजनक है। तो सभी इनका क्रिमिनल हिस्ट्री, राजेश करमाली का क्रिमिनल हिस्ट्री है, मुकेश यादव का क्रिमिनल हिस्ट्री है, शंकर कुमार दास का क्रिमिनल हिस्ट्री है, दिलीप कुमार महतो का क्रिमिनल हिस्ट्री है। बरामदगी की अगर हम बात करें तो एक रिवॉल्वर है, एक जिंदा गोली है, एक चाकू है, एक 4 व्हीलर मारुति सुजुकी गाड़ी है, 3 मोबाइल हैं और जो चोरी किया हुआ ट्रैक्टर है वो है। गिरफ्तार अभियुक्तों की बात करें तो मुकेश यादव, शंकर कुमार दास, दिलीप कुमार महतो, उमेश दास, राजेश करमाली और प्रमोद कुमार साव, जिसने इस ट्रैक्टर को खरीदा था। छापामारी दल की अगर बात करें तो इसको लीड कर रहे थे एसडीपीओ बेरमो, एसडीपीओ जो अंचल इंस्पेक्टर कम डीएसपी हैं नवल किशोर सिंह, और थाना प्रभारी चंद्रपुरा इसमें टीम में शामिल थे अजय कुमार सिंह, मनीष कुमार दुग्धा थाना प्रभारी इसमें शामिल थे, सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास बोकारो झरिया इसमें टीम में शामिल थे, कुंदन कुमार पासवान सब इंस्पेक्टर एएसआई अजमत हुसैन, एएसआई माधव टुडू, एएसआई मनोज कुमार भारती, आरक्षी द्वारका लाल प्रसाद और आरक्षी दिलीप कुमार महतो, ये सभी छापामारी दल में शामिल थे। ये एक हमारे लिए थोड़ा सा सोच का एक विषय ज़रूर है कि इस तरह छूट के जो है क्रिमिनल दोबारा इस तरह क्राइम कर रहा है, तो उस पर हमें क्या करना है उसको हमें अब सोचने की ज़रूरत है। क्या खास गाइडलाइन रहेगी? गाइडलाइन यही रहेगी कि जब जो भी जेल से छूट रहे हैं, जो हमारी लोकल जेल है, मेरे ज्वाइन करने के बाद इतना तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि वहाँ से जो छूट रहा है वो सब थाना प्रभारी को पता रहे, बट जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की जेल से छूट रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जानकारी प्राप्त होने में थोड़ा विलम्ब हो जा रहा है, जिस कारण से इस तरह का कि लैप्स देखा गया। तो उस पे हम कुछ ना कुछ मैकेनिज्म डिवाइस करेंगे, क्या करेंगे वो हम अब दिमाग लगाएंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, बट उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, हम प्रयास करेंगे पूरा। सर, ये जो टीम अभी पकड़ाई है, इसके अलावे और भी इन लोगों के साथ में है या इतनी ही का टीम? अभी तक तो यही, एक और है वो भी फरार है, एक और है जो फरार है, छोटू विश्वकर्मा। सर, कहाँ के हैं ये लोग? जो अपराधकर्मी कहाँ के हैं? अपराधकर्मी मुकेश यादव चंद्रपुरा का रहने वाला है, शंकर कुमार दास भी, सभी लोग चंद्रपुरा के रहने वाले हैं। राजेश करमाली जो हमने बताया चतुर चट्टी का रहने वाला है। प्रमोद कुमार साव जो रिसीवर था, जहाँ पे बेचा गया आंगो, वहाँ का रहने वाला है। ये इस लोगों को लीडर का भी क्या है सर? लीडर ऐसा नहीं है, बहुत लूज स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा उस तरीके का वो नहीं है, लूज स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं बोलेंगे कोई लीडर है। सभी लोग साथ में मिलके क्राइम करते हैं और फिर जो भी क्राइम का वो होता है स्पॉइल्स, उसको बांट लेते हैं आपस में। तो यही इनका अंतर प्रांतीय गिरोह के जैसा काम कर रहे हैं। हाँ, अंतर प्रांतीय गिरोह भी है। मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट बोले या फिर हाँ, मतलब दूसरे अंतर जिला बोल सकते हैं आप कि मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में क्राइम करते हैं तो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी कुछ इसी तरह से है। ये देखिए, जामताड़ा पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक बड़े साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 377 फर्जी सिम कार्ड, 2 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और 1 आधार कार्ड बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में आरोपी अकबर हुसैन को करमाटांड़ थाना क्षेत्र के मुर्गा बनी गांव से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार यह अपराधी फर्जी सिम और एटीएम कार्ड का एक सिंडिकेट चलाता था, जो इन्हें 1500 से 2000 रुपए दूसरे साइबर अपराधियों को बेचता था। आरोपी के खिलाफ जामताड़ा साइबर अपराध थाने में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। उसका मुख्य कार्य क्षेत्र असम और पश्चिम बंगाल था। इसके द्वारा थाना प्रभारी साइबर मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। हम लोग को लगातार सूचना प्राप्त हो रहा था कि जामताड़ा, देवघर, दुमका, गिरिडीह के क्षेत्र में जो है सिम का सप्लायर जो है वो सिम प्रोवाइड करा रहा है। इस आलोक में हम लोगों ने पूरी डाटा इकट्ठा किया। डाटा इकट्ठा करने के उपरांत हम लोगों ने सूचना के आलोक में करमाटांड़ थाना अंतर्गत में हम लोग थंडारदी का रहने वाला एक व्यक्ति है, जिसका नाम अकबर अंसारी है। इसकी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया से सिम जो है अवैध सिम, खास करके कह सकते हैं कि वहाँ के पब्लिकों का गलत तरीके से, और कुछ लोग जो ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका सिम जो है उनकी जानकारी में भी हो सकता है, क्योंकि अब जांच के बिंदु पे है,
उनका सीम निकाल करके वो यहाँ पे सप्लाई करने का काम करता है। कुल मिलाकर के अभी हम लोगों ने इस रेड में जो थाना प्रभारी के नेतृत्व में हुआ है वो प्रशांत कुमार, विनोद सिंह, अमृत राम और ईश्वर मरांडी जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, इनके नेतृत्व में रेड किया गया और इनको पकड़ा गया है। पकड़ने के उपरांत विधिवत इनसे जब तलाशी ली गई है तब इनके पास से 377 सिम, जो कि अभी तक झारखंड के सबसे बड़ा जो है रिकवरी है साइबर के क्षेत्र में, और ये 377 सिम जो है वो सभी लगभग नॉर्थ ईस्ट के एरिया का रहने वाला, जिसमें से 2 सिम इसके मोबाइल में लगा हुआ है। अभी हम लोग इसमें सत्यापन करा रहे हैं कि आसाम में जो व्यक्ति इनको सप्लाई करता है वह किस आधार पे इतना बड़ा सिम जो है वो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से निकासी कर रहा है या किन किन लोगों के द्वारा ये कराई जा रही है। इसकी पूरी सिंडिकेट के संदर्भ में हमारा खंगालने का काम अभी लोग कर रहे हैं। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और इसके पास से कुल मिला के 2 मोबाइल, 377 सिम कार्ड, 3 ATM कार्ड, आधार कार्ड और इंडिगो के फ्लाइट से का टिकट प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट है कि यह साइबर क्रिमिनल खुद भी साइबर क्राइम करता है, फिशिंग करता है और साथ साथ में यह सिम लाने के लिए हवाई जहाज का सफर जो है वो यहाँ से रांची या कलकत्ता से ये आसाम में जाते हैं और फिर वहां से ट्रेन के माध्यम से जो है वो सिम लेकर के आते हैं और यहाँ सप्लाई करते हैं। एक सिम और ATM कार्ड वगैरह जो है लगभग ये, जैसा कि अभी इसके द्वारा बताया गया है कि 2500 रुपये में एक सिम का ये बिक्री यहाँ साइबर क्रिमिनल्स को करते हैं। किन किन साइबर क्रिमिनलों को इनके द्वारा अभी तक दिया गया है और कौन इसके संलिप्त हैं उनका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और सत्यापन के उपरांत इसका भी नाम आ गया है। फिलहाल अभी खुलासा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी विवरणी तैयार हो गई क्योंकि उनकी गिरफ्तारी करना आवश्यक है। इस पूरी सिंडिकेट पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही। जादू और रोमांच पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी है। धनबाद के टाउन हॉल में 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक मशहूर जादूगर सिकंदर का भव्य शो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दर्शकों को कई नए और रोमांचक प्रयोग देखने को मिलेंगे। खास आकर्षण होगा बरमुंडा ट्रायंगल इफेक्ट और जो रहस्य और रोमांच से भरा होगा। जादूगर सिकंदर ने बताया कि यह शो लोगों के लिए बेहद अनोखा और मनोरंजक होने वाला है। इसमें अलग अलग तरह की कला और जादू की प्रस्तुतियां होंगी जो दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देगी। शो का उद्घाटन 19 सितंबर को शाम 7 बजे होगा। उद्घाटन समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, विधायक राज सिन्हा, DDC सदादत अनवर, नगर आयुक्त रवि राज शर्मा और SDO राजेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शो का टिकट 150 रुपए से लेकर 500 रुपए तक रहेगा। प्रत्येक शो की अवधि 2 घंटे होगी और इसका आयोजन रोजाना दो समय शाम और सुबह 4 बजे और शाम 7 बजे किया जाएगा। वहीं रविवार को 1 बजे से एक अतिरिक्त शो आयोजन होगा। क्योंकि अभी तक जादूगर सिकंदर का शो रांची 2 बार हो गया है आपकी राजधानी में, धनबाद हम 1 बार भी नहीं आ पाए, जमशेदपुर 3 बार शो कर चुके हैं। तो हमारी इच्छा थी कि धनबाद भी हम 1 बार शो करें और आज आप लोगों का सहयोग रहा तो हम यहाँ पे सफलतापूर्वक शो कर पाएंगे। क्या क्या रहेगा विशेष आपके? देखिए, जादू अभी तक जितने भी आप लोगों ने देखा है बिल्कुल उससे अलग शो है, क्योंकि सबके डिफरेंस शो होते हैं। तो हमारा शो बिल्कुल नया शो आपको मिलने वाला है। यहाँ पर जादू नहीं लगता लुप्त होगा? ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि मनोरंजन के लिए लोग पहले जादू, सर्कस, सिनेमा जाते थे, अब सिनेमा भी खत्म हो रहे हैं तो जादू भी घर भी खत्म हो रहे हैं। तो कुछ जिन लोगों ने कुछ नया इन्वेंशन किया अपने शो में, वो जादू लगातार चल रहा है और चलता रहेगा। समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है। बिल्कुल, समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है और वो हमने अपने शो में कर लिया है। धनबाद में किस जगह पे शो हो रहा है, कब कब होगा, क्या टाइमिंग है, कैसे लोग आएंगे बताइए। देखिए, धनबाद में हमारा शो जो है ये 19 सितंबर यानी कल से शुरू होने वाला है। 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रोजाना 2 शो में चलने वाला है, 4 बजे और शाम 7 बजे। रविवार को स्पेशल 3 शो करने वाले हैं, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे। उद्घाटन कब होगा? उद्घाटन 19 सितंबर शाम को ये माननीय लोग हैं हमारे, महापौर जी हैं और इसके अलावा विधायक जी हैं, DDC साहब हैं, SDO साहब हैं, सब लोग आ रहे हैं उद्घाटन करने के। कुछ विशेषता आपके जादू में कुछ? हाँ, हमारे शो में पूरी विशेषता है कि अभी तक जितना शो आप लोगों ने देखा, ज्यादातर जादूगर लोगों ने शो को एक डर वाला माहौल, ब्लैक काला जादू दिखाया, लेकिन हमारा शो अलग टाइप का है। ये आपको नई चीज दिखाएगा, मनोरंजन मतलब ये समझिए ये फन वाला मैजिक आपको पहली बार देखेंगे।
पीछे देख रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल, क्या है? बरमूडा ट्रायंगल एक जगह है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। उस पर हमने एक थीम पर एक मैजिक बनाया हुआ है। मतलब कुछ इस बार ये आपकी जो नगरी है, ये जादूगर का शो बिल्कुल नया शो देखने वाली है। ये बिल्कुल इंटरनेशनल मैजिक लेवल का मैजिक है, आप पहली बार यहाँ पर देखने वाले हैं। जो बरमूडा ट्रायंगल, तो हमारे यहाँ भी स्टेज पे कुछ खोने वाला है जो आपको नहीं मिलने वाला है, वही उसी पे थीम पे ये मैजिक हमारा बना हुआ है। इससे आग्रह ये करेंगे, जो चीजें हम अपने स्टेज पे टिकट लेके दिखाते हैं, उसके लिए हम चाहेंगे आप लोग आइए और टिकट लेकर ही शो का एंजॉय करें, क्योंकि जादू कला जितनी छिपी रहती है उतनी ज्यादा ताकत से बाहर आती है। तो ये स्टेज वाला मैजिक है और हमारा शो ग्रैंड शो है। हम वो स्टेज पे ही परफॉर्मेंस करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा टीम के साथ एक पूरा मैजिक होता है। टिकट का चार्ज कितना है? हमारा 150 रुपए से शुरू है, क्योंकि आपका ये टाउन हॉल बहुत अच्छा एसी हॉल है, तो उसका चार्ज चलाने का खर्चा ज्यादा रहता है। तो 150 रुपए से हमने टिकट शुरू किया है। मैक्सिमम 500 तक रहेगा। 1.5 2 घंटे का शो होगा। मैक्सिमम 1.5 2 घंटे तक में शो समाप्त हो जाएगा। रांची हो, जमशेदपुर हो, अभी देवघर से हम इधर आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अखिल भारतीय भुइयां समाज कल्याण समिति ने पुराना समाहरणालय के सामने गुरुवार को एक दिवसीय धरना दिया। धरने का उद्देश्य पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां से उनके अंगरक्षक हटाए जाने के फैसले का विरोध करना और झारखंड सरकार से उनकी सुरक्षा लौटाने की मांग करना था। वक्ताओं ने कहा कि अंगरक्षक न होने से नेता की जान की खतरा है। जिला अध्यक्ष महेंद्र राम बिहारी ने चेतावनी दी कि अगर सुरक्षा नहीं मिली तो सड़क और सदन तक आंदोलन होगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नुन्नू लाल भुइयां ने कहा कि राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। तो 24 सितंबर को हम लोग राज्यपाल के यहाँ पूरे झारखंड से राज्यपाल से मिल करके अपने दुख क्या व्यक्त करेंगे, और वहाँ से अगर बात बन जाता तो बढ़िया है, नहीं तो हम लोग 10 नवंबर को भारत दिल्ली चलो कार्यक्रम करेंगे और जंतर मंतर पर लोग विशाल धरना देंगे, ऑल इंडिया भुइयां समाज के लोग। बाघमारा के चंदौर बस्ती की महिलाओं ने गुरुवार को तेतुलमारी राजगंज मुख्य मार्ग को अवैध कोयला खनन के विरोध जाम कर दिया। अचानक सड़क जाम होने से दोनों वाहनों की लंबी कतार लग गई और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने महिलाओं से वार्ता कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद महिलाओं ने जाम हटाया और यातायात समान हो सका। महिलाओं ने कहा कि क्षेत्र में लगातार अवैध कोयला खनन और परिवहन हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की है। हमारा बस्ती के बगल से कोयला निकाला जा रहा है। सबके जानकारी में कोयला ये लोग निकाल के ले जा रहा है। यहाँ पर मतलब क्या कर रहा है, उसी का सरकार है, उसी का कॉलोनी का मालिक है, फिर भी कोयला निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? हमारा बस्ती को विस्थापित करे, कोयला निकाल। BCCL के एजेंट GM के जानकारी में ये अवैध खनन हो रहा है और CIC भी इसमें पूरा सपोर्ट कर रहा है। खाना वाला भी शामिल है। झारखंड विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित कोचिंग संस्थानों से जुड़े विधेयक को लेकर राज्य के कई शिक्षण संगठन और कोचिंग संचालक असंतुष्ट हैं। विधेयक में लगाए गए नए नियम और दंड गरीब और होनहार छात्रों के हित में नहीं माना जा रहा है। धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि ऐसे नियमों से अधिकांश कोचिंग क्लास बंद हो सकती है और हजारों लोग बेरोजगार होंगे। उनका कहना है कि झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़े हैं और ऐसे नियम लागू होने से 90% से अधिक कोचिंग क्लास बंद हो जाएंगी। इससे हजारों शिक्षित लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जबकि कोचिंग संस्थान राज्य के राजस्व में भी योगदान देते हैं। वहीं शिक्षक कुंदन झा ने बताया कि नए नियम लागू होने पर छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अन्य राज्यों का रुख करेंगे। इससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। उन्होंने सरकार से अपील की है कि कोचिंग संस्थानों को राज्य की शिक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा मानते हुए फैसले में संतुलन बनाएं। देखिए, सरकार द्वारा जो कोचिंग
कंट्रोलिंग के लिए जो एक एक्ट लाई गई है वो पूरी तरह से अगर बोला जाए तो झारखंड की जो मूल जो स्थानीय लोग हैं उनके खिलाफ चले जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि कॉरपोरेट कोचिंग या जो फाइन की व्यवस्था की गई है। आप देखिए कि झारखंड में 9 नगर निगम है और शहरी क्षेत्र कितने हैं, यानी कि अधिकांश जो कोचिंग है वो ग्रामीण क्षेत्र में। सरकार ने इसमें 50 विद्यार्थियों का एक बैरियर तैयार किया है कि 50 विद्यार्थी से ज़्यादा जो रहेंगे वो इस एक्ट के अंदर आ जाएंगे। आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश ऐसे जगह है जहाँ पर विद्यार्थी की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो एक तरह से सेवा भाव में 100-50 में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर 50 विद्यार्थी के बैरियर के अंदर तो वो आ जाएंगे। अब सरकार उनसे भी फाइन ले रही है, वो 50,000 का मामला हो या रजिस्ट्रेशन का मामला हो, हर मामले को ग्रामीण क्षेत्र के कोचिंग को भी अंदर ले आना, ये पूरी तरह से स्थानीय जो सरकार की नीति है, जो झारखंड की जो संस्कृति, जो यहाँ के युवा है जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और इसका साथ ही वो पार्ट टाइम में भी कोचिंग चला रहे हैं, तो ये सारे चीज पर कुठाराघात है। और मैं सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस तरह के एक्ट बनाने से पहले अब ग्रामीण क्षेत्र में एक सर्वे करवाइए और सर्वे के तहत आप पता लगाइए कि किस तरह की कोचिंग का स्ट्रक्चर कैसा है और उस स्ट्रक्चर के आधार पर आप नियम बनाइए। कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य ये है, पिछले माह झारखंड सरकार के द्वारा कोचिंग विधेयक पारित किया गया था और इस विधेयक को आनन फानन में पारित कर दिया गया है। ना किसी संचालक से बात किया गया है, ना किसी कोचिंग के प्रतिनिधि से बात किया गया है, और जो भी विधेयक लगा है अन्य राज्यों के कंपैरिजन में ऐसा विधेयक ऑल ओवर इंडिया का ही नहीं है जो झारखंड सरकार ने पास किया है। हम उस विधेयक को सुधार करने की मांग करते हैं। अगर सुधार नहीं होता है तो 90% से ऊपर जो संस्थान गरीब होनहार छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं वो झारखंड से पलायन के लिए मजबूर होंगे, और झारखंड से जब पलायन होंगे तो झारखंड का राजस्व पर भी इफेक्ट पड़ेगा और हम लोग रोजगार देने वाले हैं, रोजगार सृजन करने वाले हैं। रोजगार हम लोग सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं। आपकी विधेयक को हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ऐसा विधेयक बनाया जाए। बोकारो स्टील सिटी सेक्टर के 9A में आज एक नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। 20 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधी सुषमा कुमारी के परिजनों ने उसके पति और ससुराल वालों पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक शादी के बाद से ही सुषमा पर दहेज के रूप में एक 4 पहिया वाहन रुपए के लिए दबाव बनाया जा रहा था। सुषमा की बड़ी बहन को सुबह उसके पति ऋतिक का फोन आया जिसमें उसने सुषमा की मौत की सूचना दी। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो सुषमा अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। पुलिस ने पति ऋतिक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। नाम सुषमा कुमारी था। 20 अप्रैल 2025 को नाथ मंदिर में ही उसका शादी हुआ था और दहेज के लिए वो लोग उसको हमेशा घरेलू जो मामला था उसको हमेशा बोलते रहता था, तो लड़ाई झगड़ा हमेशा उन लोग का चलता था। तो आज उसको मार दिया ये लोग। तो इसका सूचना कब मिला आपको? हमको 11 बजे जब उसका ऋतिक जो मेरी बहन का हस्बैंड है वही फ़ोन करके बोला कि आपकी बहन मर गई है। जब हम वहाँ जाके देखे तो वो बेड में पड़ी मिली, हमको गला में निशान था, बेड में पड़ी मिली, कोई होश नहीं था उसको। तो मतलब बॉडी बेड पे मिला था? बेड पे मिला। हम जाके वहाँ जब चिल्लाए बोले कि इसको लेके चलो, तब वो लोग हम लोग के कहने पे लेके आया है। कहाँ लेके गए? बीजीएस लेके आए थे। तो वहाँ डॉक्टर लोग क्या बोले? डॉक्टर लोग बोला कि नहीं। तो फिर इसका थाना को आप लोग आवेदन सूचना? हाँ, उसके बाद यहाँ हम लोग आवेदन करें। यहाँ पे क्या मांग करते हैं आप लोग? फांसी हो लड़का को, जल्द से जल्द इस पे न्याय दे मेरी बहन को। हो लड़का का मम्मी पापा उसकी मेरा दामाद जो ऋतिक कुमार महतो है वो मार के मरा दिया है। भी उसकी ननद भी उसका नंदोई भी सबको मिल के। कहाँ रहता था? शादी किए थे सेक्टर 9A रोड और जाके क्वार्टर नंबर है 377। कब किए? 2025 को। मामला संज्ञान में आया है, इस पर आवेदन भी दिया गया है परिजनों के द्वारा। इस पर जांच चल रहा है, अगरतन अनुसंधान जारी है। कितने बजे की घटना है लगभग सर? ये लगभग
11 से 12 बजे की घटना है, किंतु मामला संज्ञान में थाना को बाद में आया। अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी नहीं हुई है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, डिटेन किया गया है, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा है? प्रथम दृष्टया अभी तो आत्महत्या का ही लग रहा है। साहिबगंज में सूर्या सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एक महिला मरीज की मौत के बाद आज लोगों के हंगामे का केंद्र बन गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही और इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने का गंभीर आरोप लगाया है। नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली रिंकी देवी का पिछले 9 महीने से इस अस्पताल में IVF ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसके लिए परिजनों के अनुसार 5 से 6 लाख रुपए वसूले गए थे। 4 दिन पहले रिंकी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिसके बाद वो ICU में थी। परिजनों का आरोप है कि महिला की हालत बिगड़ रही थी, लेकिन अस्पताल में लापरवाही बरती गई। मौत की खबर से पहले अस्पताल ने पुलिस को बुला लिया था, जिससे परिजनों का गुस्सा और भड़क गया। परिजनों का यह भी आरोप है कि मौत से ठीक 1 दिन पहले अस्पताल ने उसे 1 लाख रुपए जमा करवाए थे। फिलहाल नगर थाना पुलिस और SDO मौके पर मौजूद हैं और हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। से 9 महीना से इलाज यहाँ चल रहा था। फर्स्ट इलाज में यहाँ 3 लाख रुपया लिया, लेकर अपना इलाज कर रहा है। उसको 9 महीना से इलाज करा, आज से 4 दिन पहले उसको डिलीवरी हुआ, एक बेटा एक बेटी, सब ठीक था। आज भी 3 साढ़े 3 बजे हम आए हैं यहाँ पैसा जमा करने। उस समय भी बोला सब ठीक है, लेकिन हमको शक था कि कुछ गड़बड़, लेकिन बोला नहीं ठीक है। बच्चा को भी हम जाकर बच्चा भी ठीक था। उस पर थाना गाड़ी पहले लगा के हम गए, गाय भैंस दुहने की, गाय माल दुआ के आएंगे देख रहे, तब थाना को पहले बुला लिया, गेट में ताला मरवा दिया। अब बोला है कि एम्बुलेंस लेकर आइए, उसको बाहर ले जाइए। आई मर गई। मरने का हमारा घर वाला जो था, घर वाला आदमी जो था, वो लोग बोला है कि यहाँ की स्थिति खराब है। मरीज से भेंट करने गया तो देख रहा है मरीज कुछ नहीं कर रहा, खाली एसी में लोग झुकाया हुआ है। 3.5 में हमसे पैसा जमा करवाया, 1,10,000 रुपया जमा करवाया है। 2 लाख का भैंस 1,10,000 में बेच के इसको जमा दिया है। 1,10,000 रुपया। कुल कितने रुपये अभी तक आपने खर्च किए हैं इलाज के दौरान? इलाज के दौरान शुरू से अभी तक 7 से 8 लाख रुपया दे दिए। दोनों बच्चा भी कैसा है? बच्चा 5 बजे के बाद हमको देखने के लिए नहीं मिला। हम बच्चा देखने के लिए, बच्चा का रूम में ताला मार दिया, हम लोग को घुसने देने नहीं कर रहा। बच्चा को भी नहीं देखने दिया। खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।